हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अगला पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। और ये एक्चुअली बहुत इजी टॉपिक है बट लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक से। सो हम चलिए डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया गया और उसके बाद उसे एब्जॉर्व किया गया। एब्जॉर्व करने के बाद उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाया गया। बट अब उसका यूज क्या है भाई? उसका यूज एनर्जी के लिए होना है ना, या रॉ मटेरियल के रूप में यूज होना है। जो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में गए ना, उनका बेटा यूज किया जाता है उन सेल्स के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके। ओके, या हमने देखा था कि भाई ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था। ओके, फूड पार्टिकल्स ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। बट नाउ उस ग्लूकोज को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, वो दो स्टेप्स में हम समझ सकते हैं। तो बेटा पहला स्टेप देखिए, जो कॉमन होता है, ये सबके लिए होता है, सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन फॉर ऑल, दैट इज ग्लूकोज चेंज टू पायरुवेट। ओके, नाउ ग्लूकोज बेटा एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल का, यानी 6 कार्बन, जैसे 6H12O6 इसका फॉर्मूला है, तो इसमें 6 कार्बन है। इसको ब्रेक किया जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज पायरुवेट, और थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है बेटा, ये कॉमन प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो हमने देख लिया बेटा ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ। नाउ तीनों स्टेप समझते हैं। एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, दूसरा थोड़ी बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी यानी ऑक्सीजन की लैकिंग में होगा, और तीसरा ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में प्रेजेंस होगी। नाउ ऑक्सीजन की एब्सेंस पाई जाती है बेटा ईस्ट में। जब ईस्ट में ये पायरुवेट ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता क्या है कि इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ये जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, मेथ एथ मिथेनॉल इथेनॉल। ओके, नाउ ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, थोड़ी सी CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए क्या है कि भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ तो जो एनर्जी है वो कम प्रोड्यूस हुई, बिकॉज पूरा ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हो पाया पायरुवेट। नाउ सेकेंड स्टेप में देखा होगा आपने कि हम लोग जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग कर लेते हैं या बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो होता क्या है कि हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं या दर्द महसूस होता है। ये इसलिए बेटा कि आप टू मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, इसलिए आपकी देखिए सांस भी फूलती है, आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हो। ओके, तो ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है। जब आपकी मसल्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर लेती हैं तो हो जाता है क्या है कि ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है थोड़ी बहुत कम हो जाती है, और जब कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो जो पायरुवेट होता है बेटा वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमें क्रैम्प्स और थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है। ओके, नाउ तीसरा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हमारे पावर हाउस ऑफ सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेटा, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है, बिकॉज ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है in the presence of oxygen into carbon dioxide, water and energy in mitochondria, because यहां पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, इस वजह से यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाउ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, उसको हम एटीपी बनाने में यूज करते हैं, जिसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, यानी एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं, बिकॉज वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। अब सेल्स को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो उस एटीपी का यूज एनर्जी के फॉर्म में हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा बेटा कैसे अभी तक रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने फूड पार्टिकल्स को ब्रेक किया और ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस किया, यानी रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट इस रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बट प्लांट्स में होता क्या, हमने लास्ट टाइम देखा था कि ड्यूरिंग डे टाइम CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन निकाली जाती है, बिकॉज बेटा दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रीडोमिनेट करती है, इस वजह से CO2 की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है बट ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी CO2 की होती है। तो दिन में हम CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस से लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। बट रात में क्या होता है भाई, रात में भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन तो होता ही रहेगा ना, तो रात में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो प्लांट्स में हमने देखा CO2 दिन में ली जाती है और रात में ऑक्सीजन यूटिलाइज की जा सकती है। एनिमल्स ने ऐसे अपनी ऑर्गन्स को इवॉल्व किया है कि जिससे वो ऑक्सीजन को इजिली ले सके और CO2 को निकाल सके। जैसा कि हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं, बट एक्वाटिक एनिमल्स तो नहीं कर सकते ऐसा। क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो उनकी वाटर में डिजॉल्व है ना, तो उनको डिजॉल्व स्टेट में भी मिलती है ऑक्सीजन। ओके, तो उनको O2 जो लेनी पड़ेगी वो वाटर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो है बेटा एयर की तुलना में वाटर में काफी कम होती है।
ओके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, वो बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं, है कि नहीं? बहुत फास्टर ब्रीथ करते हैं इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके। उस सभी एनिमल का जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है भाई, वो ऐसा होगा जिससे वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। भाई ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन करनी है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए ना। अब सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, साथ में उसकी जो लेयर होगी बेटा, वो भी बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत थिन होनी चाहिए, बहुत फाइन होनी चाहिए, तभी तो एयर इजिली पास हो सकती है उससे ना। तो इजिली एयर पास करने के लिए बहुत फाइन थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर होगा। अब ये डेलिकेट है, बहुत थिन है, इसी वजह से इसको हमको सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि जो हमारा लंग है सेफ प्लेस पे पाया जाएगा। अब भाई ऑर्गन अंदर है अगर, तो भाई तब भी तो पैसेजेस होंगे ना जिससे एयर अंदर जा सके। अब ये एयर अंदर जा सके, इसके लिए भाई कोई मैकेनिज्म ही होना चाहिए जिस मैकेनिज्म के थ्रू एयर इजिली अंदर जा सके और एब्जॉर्ब हो सके और उसका यूटिलाइजेशन हो सके। अगर हम फिशेस को देखें तो वाटर अपने माउथ से अंदर लेती हैं और गिल्स की तरफ से बाहर निकाल देती हैं। भाई जहां पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, भाई गिल्स में तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। ओके। तो गिल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब बहुत तेजी से ब्रीथ करती हैं, आपने देखा होगा कि भाई मैंने पहले ही बताया आपको कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन वाटर में इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा नहीं है तो इस वजह से उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी। ओके। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो देखा होगा कि हमने हमारे दो लंग्स होते हैं, और लंग्स हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होती है? रिब केज के अंदर होते हैं, जिससे उनका सेफ्टी बनी रहे। ओके। साथ में ही हमने देखा है कि नॉस्ट्रिल, गले, ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंक्यूल्स से होकर के भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। अब इनको हम समझते हैं वन बाय वन। देखिए बेटा, हम नाक से सांस लेते हैं, यानी जो ब्रीद इन हम करते हैं हम अपनी नॉस्ट्रिल से करते हैं। अब नॉस्ट्रिल्स में आपने देखा होगा कि ढेर सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, साथ में एक म्यूकस की कवरिंग भी होती है। भाई चिपचिपा पदार्थ एक होता है, म्यूकस की लेयर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉस्ट्रिल यानी नाक में जो बाल होते हैं हम लोग सोचते हैं कि क्यों है, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल्स को भाई रोकने के लिए। अब जो म्यूकस की लेयर पाई जाती है बेटा, मान लीजिए कोई डस्ट है, कोई इम्प्योरिटी है जो एयर में है, तो वो हम ब्रीद इन करते समय अपने लंग्स तक ना ले जाएं, बल्कि वहीं चिपक करके वो रह जाए नॉस्ट्रिल्स में। इसलिए म्यूकस की लेयर पाई जाती है जिससे गंदगी वहीं तक रुक जाए। वहीं हम आगे देखते हैं कि भाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी पाई जाती है थ्रोट में। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों पाई जाती है? भाई हम बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर से जो है एयर ब्रीद इन करते हैं, ओके, एंड ब्रीद आउट करते हैं। तो जो इसकी वॉल्स हैं ये कोलैप्स ना हो एयर प्रेशर के कारण, इसलिए ये कार्टिलेजेस, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस पाई जाती हैं। जैसा फिर मैंने आपको बताया, फिर ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल जो है अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में खत्म होते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। ओके। अब ये जो पूरा एल्वुलाई और ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स हैं ये सब लंग में पाया जाता है। और अगर हम लंग्स को देखें तो रिब केज में होता है और नीचे से उसके डायफ्राम पे वो रेस्ट कर रहा होता है। अब हम समझते हैं बेटा ब्रीदिंग प्रोसेस को। अब हम जैसे जैसे ब्रीद इन करते हैं, हम लंग्स, भाई हमारे लंग्स अंदर जा रही है, तो जो हमारी रिब केज है बेटा वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, ऊपर हो जाती है, बाहर की तरफ आती है। और साथ में जो हमारा डायफ्राम है बेटा, ये डोम शेप था, ये फ्लैट हो जाता है, जिससे हमारी चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है, जिससे इजिली एयर अंदर चली जाती है, यानी हमारे अंदर एयर चली जाती है। ओके। बट जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम अपने रिब केज को अंदर दबाते हैं, और डायफ्राम हमारा जो फ्लैट हुआ था फिर से वो डोम शेप हो जाता है, और एयर की कैविटी जो चेस्ट की कैविटी जो है वो कम होती है, और जिससे ब्रीथ आउट कर जाते हैं हम बेटा। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमें हमारे लंग्स में बनी रहती है, जिससे ऑक्सीजन का ब्लड में जाना हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का उससे बाहर आने का समय मिल सके। अब देखते हैं बेटा कि एल्वेलर सैक में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, भाई एयर पूरी पहुंच चुकी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। ओके। नाउ अब उसमें होता क्या है, तो इसके लिए इस डायग्राम को समझते हैं कि देखिए बेटा, जब एल्वेलाई में ऑक्सीजन आता है तो देखिए ऑक्सीजन की रिचनेस ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन क्या है कि क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और हमारी जितनी मसल्स हैं या जितने टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन यूज कर रही है, तो बेटा वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन जिसमें लेस मात्रा में होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन लेस ब्लड हमारे टिश्यूज से, हमारे डिफरेंट ऑर्गन से आता है लंग्स में। और लंग्स में होता क्या है कि एल्वेलाई में ये ऑक्सीजन जो होता है ये पास हो जाता है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, उन कैपिलरीज में पास हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर के आया था वो एल्वेलाई में चला जाता है। इसके बाद यहां से ब्रीद आउट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। सो हमने देखा कि O2 लेस ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया और ऑक्सीजन रिच ब्लड
हमारे डिफरेंट टिश्यूज में गया। ओके, तो ये होता कैसे है प्रोसेस? ये पूरा प्रोसेस हो तो गया क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है बेटा, हमारी बॉडी इतनी लार्ज है, इस वजह से डिफ्यूजन के ही थ्रू सिर्फ पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके लिए भाई कोई कैरियर चाहिए जो भाई ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा सके। उसका काम करता है ये हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाती है, आपने देखा होगा कि एनीमिया हो जाता है। होता क्या है कि जब भाई ऑक्सीजन लेस ब्लड आया, अब ऑक्सीजन जब डिफ्यूज होकर के इसमें जाता है ब्लड कैपिलरीज में बेटा, तो ये हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन से। देख पा रहे होंगे आप, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है और पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये इजिली डिसॉल्व हो सकता है वाटर में, इस वजह से ये इजिली डिसॉल्व पूरे ब्लड में रहता है, ब्लड स्ट्रीम में, और ये देखिए डिसॉल्व स्टेट में आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ओके, नाउ इस तरह हम समझ सकते हैं कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में आया और ऑक्सीजन रिच ब्लड होकर के वो हमारी बॉडी से निकल गया। वैसे तो बेटा मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इस टॉपिक को समझाया है आपको, और मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चन जो अब मैं भी आने वाले समय में दे रहा हूं आपको, वो आप कर लेंगे। बट स्टिल इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ मुझे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेटा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे मुझे ताकत मिलती है और बल मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।